नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेंसर एनालिसिस की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। ये इस सीरीज का लेक्चर 9 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर के बारे में। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें जाकर देखें ताकि इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर को समझने से पहले हम समझेंगे, मैंने यहाँ पर टेंसर का पर्टिकुलर केस लिया है वेक्टर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर जो है वो भी टेंसर है, टेंसर ऑफ रैंक 1, राइट। तो यहाँ पर कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर को डिस्कस करने से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स। तो हम इनको समझते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर्स को, ताकि हम कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर को ढंग से समझ पाएँ। वेक्टर्स है तो इनको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, हम ग्राफ बना के हम अच्छे से डेफिनेशन को समझने के लिए बस मैंने यहाँ पर वेक्टर्स लिया है, ठीक है। बाकी आप इसी कंसेप्ट को जनरलाइज कर सकते हैं फॉर जनरल टेंसर। तो देखिए टेंसर जो है उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहली है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर और दूसरी जो कैटेगरी है वो है कोवेरिएंट टेंसर। तो यहाँ पर देखिए पहला जो मेरा टाइप 1 है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर एंड बेसिस वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म्ड इन द अपोजिट मैनर। अब देखिए यहाँ पर आप कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर की डेफिनेशन दे रहे हैं, तो वेक्टर जो है कोई भी वेक्टर है आप उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 2i + 5j - 3k। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये जो 2, 5 - 3 है ये वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं और आप इसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं हर वेक्टर को, राइट। तो ये हमारा वेक्टर है। दैट मीन्स वेक्टर को जब आप पढ़ रहे हैं तो वेक्टर किससे मिलकर बना है, वेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स बोला गया है वो यही कंपोनेंट है, ओके। अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस, अगर और आपके पास n डायमेंशनल है तो हर एक डायमेंशन के अलॉन्ग आपको एक कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। जनरल v को मैं लिख सकती हूँ v1 e1 v2 e2। अब e1 e2 क्या है, बेसिस वेक्टर्स, ठीक है। i j k जो है वो यूनिट वेक्टर्स है अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स है। यहाँ पर अगर n डायमेंशनल स्पेस लेके चल रहे हैं तो आपके पास e1 e2 en इस तरीके से आपके पास बेसिस वेक्टर का कलेक्शन होगा। n डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास ये क्या है, बेसिस वेक्टर्स। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स। तो ये v1 v2 vn ये कंपोनेंट फॉर्म में आप इसको किस तरीके से देंगे, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, तो वेक्टर जो है वो किससे मिलकर बना है, कंपोनेंट्स है और उसके साथ ही बेसिस वेक्टर है। यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर एंड बेसिस वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म्ड इन द अपोजिट मैनर अंडर द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं पहले, ठीक है। अब आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया और आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले गए, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये x y z एक्सिस है, तो ये x प्राइम y प्राइम z प्राइम, ठीक है। तो हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज किया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करने का मतलब यही है, यहाँ पर x y z एक्सिस है तो x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग, z के अलॉन्ग आपके पास कोई बेसिस वेक्टर्स होंगे, e1 e2 और e3 हम मान लेते हैं। तो अब चूंकि एक्सिस जो है वो चेंज हो गए हैं तो यहाँ पर आपके पास बेसिस वेक्टर्स भी चेंज होंगे। तो जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बेसिस वेक्टर्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, अब तो फिर आप क्या कर रहे हैं, वेक्टर v जो है उसके बेसिस वेक्टर पहले e1 e2 e3 थे, ठीक है, अगर फॉर 3 डायमेंशन स्पेस। अब v को ही आप किस में रिप्रेजेंट करेंगे, e1 डैश e2 डैश e3 डैश। हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है v, ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप ये मान लो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है t और t को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया t डैश में, और वेक्टर जो है वो मैं सेम रिप्रेजेंट कर रही हूँ अभी भी वही। तो वेक्टर जो है वो चेंज नहीं होगा, द फिजिकल क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, बट उसके क्या होंगे, कंपोनेंट्स चेंज होंगे, बेसिस वेक्टर्स चेंज होंगे जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करोगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं v जो है वो कंपोनेंट्स और बेसिस वेक्टर से मिलकर बनाए।
आप अगर बेसिस वेक्टर चेंज करोगे तो कंपोनेंट भी चेंज होंगे, क्योंकि आपको रिजल्टेंट v ही चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए v1 e1 चेंज हो रहा है तो v1 भी चेंज होगा ताकि रिजल्ट सेम रहे, ठीक है। तो अब हमें ये पता चला कि अगर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली बेसिस वेक्टर को चेंज कर रहे हैं। मान लो ई आई से मैं ई आई बार में आ गई, ठीक है, इसको टी से टी बार बोल देते हैं। तो बेसिस वेक्टर इस तरीके से चेंज हुए, तो कंपोनेंट भी चेंज होंगे। यहाँ पर कंपोनेंट्स वी आई थे, अब कंपोनेंट्स क्या होंगे, वी आई बार। अब इनका जो चेंज हो, इसका मतलब हम बेसिस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और कंपोनेंट्स भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उसके साथ साथ। अब जिस तरह से बेसिस वेक्टर चेंज हो रहे हैं, अगर उसी वे में कंपोनेंट्स भी चेंज हो सेम वे में, तो हो जाएगा एक कैटेगरी जिसको हम कोवेरिएंट बोलेंगे। और यहाँ पर हम पहले कॉन्ट्रावेरिएंट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि ई आई जिस तरह से बेसिस वेक्टर चेंज हो रहे हैं उसके अपोजिट मैनर में ये चेंज होंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर एंड बेसिस वेक्टर ट्रांसफॉर्म्ड इन द अपोजिट मैनर। मतलब अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं जिस मैनर में, उसके अपोजिट मैनर में चेंज होंगे कंपोनेंट्स। ये मतलब है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का। तो कॉन्ट्रावेरिएंट, हमें तो डेफिनेशन बतानी है वेक्टर की, तो ऐसा वेक्टर जिसके कंपोनेंट बेसिस वेक्टर के अपोजिट मैनर में चेंज हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। देखो नाम में देखो कॉन्ट्रावेरिएंट, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू द, मतलब कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहे हैं, कॉन्ट्रेरी टू द बेसिस वेक्टर। बेसिस वेक्टर की एक डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड जो टाइप है दैट इज कोवेरिएंट वेक्टर। तो कोवेरिएंट में क्या है कि कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर एंड बेसिस वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म्ड इन द सेम मैनर, इसीलिए उसको बोला है कोवेरिएंट, मतलब वेरी करेंगे एक ही तरीके से, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, कोवेरिएंट वेक्टर। तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का मतलब है बेसिस वेक्टर एंड कंपोनेंट विल चेंज कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, ठीक है। और यहाँ पर कंपोनेंट्स एंड बेसिस वेक्टर विल चेंज इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मैनर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोवेरिएंट वेक्टर। तो वेक्टर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, बेसिकली एक तरीके से इससे एसोसिएटेड जो कंपोनेंट है, वी किससे मिलकर बना है, बेसिस वेक्टर और कंपोनेंट से। तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये बिहेव करते हैं कोवेरिएंट या कॉन्ट्रावेरिएंट। अगर ये सेम चेंज हो रहे हैं बेसिस वेक्टर की डायरेक्शन में तो हम बोलेंगे कोवेरिएंट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, कोवेरिएंट कंपोनेंट व्हेन बोथ हैव सेम डायरेक्शन। तो ऐसा वेक्टर जिसके कंपोनेंट कैसे हो, कोवेरिएंट कंपोनेंट हो, उसको हम बोलेंगे कोवेरिएंट वेक्टर। तो बेसिकली कंपोनेंट का बिहेवियर आप चेक कर रहे हैं, वेक्टर का नहीं। वेक्टर तो जो है वो इनवेरिएंट रहेगा। हमने पढ़ा था कि कोई भी टेंसर, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे, द टेंसर विल नॉट चेंज, राइट, द कंपोनेंट विल चेंज, बेसिस वेक्टर विल चेंज, बट द टेंसर जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम, अगर मैं लिखूँ वी आई ई आई, अगर ये इसके कंपोनेंट अगर अपोजिट वे में बिहेव कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कैसा बिहेवियर रखते हैं कंपोनेंट, कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट है। तो ऐसा वेक्टर जिससे एसोसिएटेड जो कंपोनेंट्स है वो कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कहलाएगा, और ये कोवेरिएंट वेक्टर कहलाएगा। अब हम देखते हैं नोटेशन। तो अगर कोई वेक्टर कोवेरिएंट वेक्टर है, कोवेरिएंट में जैसा कि देखते हैं आप कि सेम डायरेक्शन है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेसिस वेक्टर को जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, ई आई से डिनोट करेंगे, ठीक है, ई सबस्क्रिप्ट आई। तो जब आप कोवेरिएंट वेक्टर्स को पढ़ेंगे तो उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, वी आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स सबस्क्रिप्ट में यूज हुआ है, तो कोवेरिएंट में भी सबस्क्रिप्ट में यूज होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। बट कॉन्ट्रावेरिएंट में आप कैसे यूज़ करेंगे, ये कोवेरिएंट के लिए, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रावेरिएंट में आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी सुपर स्क्रिप्ट आई। तो यहाँ पर एक तो ये बात समझनी है कि यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में जो लिखा है आई इंडेक्स, वो एक्सपोनेंट नहीं है, वो सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है, वी का आईथ कंपोनेंट है, गॉट इट। और क्योंकि ये कंपोनेंट अपोजिट बिहेवियर रख रहे हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट। और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये किसके अपोजिट बिहेवियर रख रहे हैं, बेसिस वेक्टर के अपोजिट। बेसिस वेक्टर को हम जनरली सब स्क्रिप्ट में दिखाते हैं इंडेक्स को, तो यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में दिखाया गया, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप जब भी पढ़ेंगे ना, आप ना वेरिएबल को पढ़ेंगे इस तरीके से, x1 x2 टेंसर में xn, इस तरीके से वेरिएबल का नोटेशन हम यूज़ करेंगे फॉर कोवेरिएंट वेक्टर। ये x वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं या x टेंसर के कंपोनेंट है,
कोवेरिएंट टेंसर के, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में लिखा होगा। और कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या लिखेंगे, x1 x2 xn, ठीक है, वो सुपर स्क्रिप्ट में। तो ये है कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कोवेरिएंट के लिए तो अब हमने डेफिनेशन तो ढंग से समझी, अब हम आगे एक एग्जांपल से करते हैं इसको कवर। तो यहाँ पर मैंने ना 2 डायमेंशनल स्पेस लिया है, 2 डायमेंशनल स्पेस कंसीडर किया है। ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है। x1 और x2 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर n डायमेंशन तक है तो आप x1 x2 xn तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं xy रखती तो x y z तक तो ठीक है, पर आगे के लिए तो हम जनरलाइजेशन ईजिली कर पाएँ, इसलिए मैंने क्या नाम दिया है, x1 एक्सिस, ये x2 एक्सिस है। यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है, ये जो ऑरेंज एरो से मैंने दिखाया है ये वेक्टर a है। अब a वेक्टर को आप लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे आपको, अगर अब देखिए x1 एक्सिस के अलोंग मैंने जो यूनिट वेक्टर माना है वो e1 है, और e2 जो है बेसिस वेक्टर है अलोंग द x2 एक्सिस। तो e1 e2 क्या है, बेसिस वेक्टर है अलोंग द x1 एंड x2 एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर के कंपोनेंट निकाल सकते हैं x1 के अलोंग x2 के अलोंग। जब कंपोनेंट निकालने होते हैं तो आप क्या करते हैं, इसका ए वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है ये, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉप करेंगे इस एक्सिस पर x1 पे, पर वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी अदर एक्सिस के। तो मैंने ध्यान क्या रखा है, इस एक्सिस पे मुझे लाइन ड्रॉप करनी है, लेकिन ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए x2 की। तो ये बिल्कुल मैंने पैरेलल बनाई है, जो डॉटेड आप देख सकते हैं लाइन, और ये यहाँ पर रेड पॉइंट पर आकर मीट कर रही है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा कंपोनेंट a1, इतनी लेंथ, ये हमारा ओरिजिन है O से लेकर ये रेड डॉट तक, ये A1 होगा। ये कंपोनेंट ऑफ A अलोंग x1 एक्सिस, और x2 पे आपको लाइन ड्रॉप करनी है जो पैरेलल क्या हो x1 से, मतलब ये हॉरिजेंटल लाइन आपको बनानी है। तो ये जो O से लेकर ये रेड डॉट तक की लेंथ है, ये हमारे पास क्या लेंथ है, A2, मतलब A वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग x2। तो वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, अगर आपको कंपोनेंट्स पता चल गए। अब देखिए इस वेक्टर के कंपोनेंट हमें a1 है और a2 है, x1 एक्सिस के अलोंग x2 एक्सिस के अलोंग। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर मैं सुपर स्क्रिप्ट में सिंबल क्यों यूज़ कर रही हूँ, सुपर स्क्रिप्ट में इंडेक्स क्यों रख रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a1 e1 प्लस a2 e2, ये हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पे एरो यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको ध्यान रखना है कि ये वेक्टर है, ठीक है। तो अब ये हमारा वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन है इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके आ रहे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली देखिए यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर था, बेसिस वेक्टर था, वो e1, उसकी कितनी लेंथ थी, ये यहाँ से लेकर ये जो एरो मैंने ब्लैक एरो बनाई है यहाँ तक इसकी लेंथ है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द x1 डायरेक्शन। अलोंग द x2 डायरेक्शन मेरा O से लेकर ये जो एरो है ब्लैक एरो यहाँ तक e2 वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसकी इतनी लेंथ है, ये मतलब यूनिट लेंथ है अलोंग द x2 डायरेक्शन। अब मैंने नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम मान रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग लेंगे तो उसमें मैं बेसिस वेक्टर जो e1 बार आएगा, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, e1 ये बार, ठीक है, ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिस वेक्टर है। 1 का मतलब अलोंग द दिस डायरेक्शन, तो वो हमने सेम लिया है। और e2 बार को मैं कितना ले रही हूँ, 2 टाइम्स e2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप समझने की कोशिश करिए, मैंने एक्सिस को सेम रखा है, डायरेक्शन मैंने सेम रखी, मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, बेसिस वेक्टर को बढ़ा दिया है, ठीक है, बेसिस वेक्टर को चेंज किया है, तब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि e1 और e2 का जितना मेजरमेंट था वो आपने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है, वो मैंने सेम ही रखी है, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने x1 डैश नाम रख दिया, x2 डैश नाम रख दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर जो यूज़ किया है मैंने e1 डैश, तो e1 डैश जो है वो e1 के इक्वल ही है, इसलिए मैंने लेंथ इतनी ही रखी है। और e2 डैश जो है वो मैंने कितना किया है, 2 टाइम्स e2। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, e1 डैश को e1 के इक्वल ही रखा है, ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम का ये बेसिस वेक्टर है। और e2 डैश को आपने कितना रखा है, 2e2। तो देखिए ओल्ड बेसिस वेक्टर्स कौन से थे, e1 e2, और जो नए बेसिस वेक्टर है, मतलब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो बेसिस वेक्टर है वो है e1 डैश एंड e2 डैश, ये वेक्टर्स है, ठीक है, बट एरो नहीं पुट कर रही हूँ, ठीक है मैं। तो यहाँ पर ये न्यू बेसिस वेक्टर है, ये ओल्ड बेसिस वेक्टर है। अब आपको अगर a को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये ओरिजिन है, तो O से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है,
तो मैं मान लेती हूँ कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आएगा, कंपोनेंट हम मान लेते हैं कि इसके कंपोनेंट आ रहे हैं A1 डैश एंड ये कंपोनेंट कितना है A2 डैश। तो ये A वेक्टर किस तरीके से दिखेगा, A1 डैश E1 डैश प्लस A2 डैश E2 डैश, क्योंकि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिस वेक्टर भी अलग है तो कंपोनेंट्स भी अलग मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि E1 डैश तो किसके इक्वल है, E1 के, तो कंपोनेंट्स तो मैं एज इट इज़ ये रख रही हूँ A1 डैश, और ये तो E1 के इक्वल है क्योंकि हमें रिलेशन दिया हुआ है, और E2 डैश किसके इक्वल है, 2E2। अब ये वेक्टर आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप पीछे जाके इस वेक्टर को देखिए जो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, ये वेक्टर A था इन द फॉर्म ऑफ E1 एंड E2, ठीक है। तो मैं इसको और जो यहाँ पर हमें वेक्टर मिला है इसको मैं कंपेयर करती हूँ। कंपेयर इसलिए कर सकती हूँ कि ये जो इक्वेशन 2 है ये भी E1 और E2 की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दी है, तो कंपोनेंट्स मैच करेंगे। E1 का जो यहाँ कंपोनेंट है, क्योंकि वेक्टर A सेम है, तो E1 का कंपोनेंट A1 डैश है, यहाँ पर कितना कंपोनेंट है A1, तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 किसके इक्वल आ गया, A1 डैश के, ठीक है। और यहाँ पर A2 कंपोनेंट है और यहाँ पर कंपोनेंट कितना है 2A2 डैश, ठीक है, क्योंकि E2 के साथ जो कोफिशिएंट है वो मैच करना है। तो A2 किसके इक्वल आ गया, 2A2 डैश। इसका मतलब A1 तो किसके इक्वल है, A1 डैश के, और A2 डैश किसके इक्वल है, A2/2। तो यहाँ पर आप देखिए आपने क्या किया था, बेसिस वेक्टर को जब चेंज किया, इस इक्वेशन को देखिए, तो फर्स्ट बेसिस वेक्टर को तो सेम रखा था, सेकेंड बेसिस वेक्टर को आपने डबल कर दिया, पुराने का डबल ले लिया। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंपोनेंट सेम है लेकिन जो सेकेंड कंपोनेंट है वो हाफ हो गया। इसका मतलब बेसिस वेक्टर डबल हो रहा है, ठीक है। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिस वेक्टर को आपने डबल किया तो कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहा है। इसका मतलब अपोजिट में चेंज हो रहे हैं बेसिस वेक्टर, और जो नए कंपोनेंट्स हैं A1 डैश एंड A2 डैश, ये दोनों अपोजिट वे में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कुछ इस तरीके से चेंज होगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बेसिस वेक्टर चेंज होते हैं जब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करते हैं, और किस तरीके से उससे एसोसिएटेड कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोवेरिएंट वेक्टर को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम सिस्टम रखा है, यहाँ पर इसको x1 लिख दीजिए। तो x1 x2 एक्सिस ली गई है, वेक्टर a रखा गया, वो का वही वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर आप कोवेरिएंट वेक्टर को समझने के लिए, जैसे वहाँ पर हमने कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को समझने के लिए जब आपने यहाँ पर प्रोजेक्शन लिया था तो वो प्रोजेक्शन कैसा लिया था आपने, पैरेलल प्रोजेक्शन। लेकिन कोवेरिएंट वेक्टर को समझने के लिए हम कौन सा प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। अब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या होता है, तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन में आप क्या करेंगे, जो ए का फाइनल पॉइंट है ये यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस x1 एक्सिस पे। तो क्योंकि ये हॉरिजेंटल है तो ये एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से बन जाएगी। अब इस पॉइंट से जो दूसरी एक्सिस बच गई x2, उस पर भी आप ऑर्थोगोनल बनाएंगे। फिर जो ये कंपोनेंट है, ये O से लेकर यहाँ जहाँ ये मीट कर रहा है, इसको मैंने रेड डॉट से दिखा दिया, और इस एक्सिस पर भी ये रेड डॉट। तो ये जो लेंथ है, ये मैं क्या कह रही हूँ, इसका मैंने इतनी लेंथ को मैंने कहा है A सबस्क्रिप्ट 1 A सबस्क्रिप्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रही हूँ, पिछला जो स्लाइड आपने देखी उसमें हमने सुपर स्क्रिप्ट यूज़ किया है, ठीक है। अब इसमें अब मैं आपको ये रह गया कि यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट हमने क्यों रखा, तो आपने देखा कि जो A1 और A2 ये जो कंपोनेंट है इस वेक्टर के, ये कंपोनेंट कैसा बिहेव कर रहे हैं, अपोजिट वे में बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब ये कंपोनेंट्स कैसे होंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट होंगे। तो वेक्टर क्या बनेगा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का बिहेवियर यहाँ ये शो कर रहा है। क्योंकि ये कॉन्ट्रावेरिएंट है तो हम यहाँ पर इंडेक्स कहाँ लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट में, इसलिए सुपर स्क्रिप्ट में रखा गया था। क्योंकि मुझे तो पहले ही पता है कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट शो करेगा बिहेवियर, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पर ऐसा माना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोवेरिएंट वेक्टर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये कंपोनेंट्स हैं उनको हम किससे डिनोट करेंगे, मैंने पहले ही बताया कि कोवेरिएंट वेक्टर के कंपोनेंट्स डिनोट किए जाएंगे, उसमें इंडेक्स जो होगा उसको आप सबस्क्रिप्ट में रखेंगे, क्योंकि बेसिस वेक्टर के इंडेक्स को भी हम सबस्क्रिप्ट में रख रहे हैं ताकि सेम रहे, बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म इन द सेम मैनर। अब देखिए हम क्या देख रहे थे कि कोवेरिएंट वेक्टर को आपको इसके कंपोनेंट के लिए आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया, इतना जो कंपोनेंट है वो A1 है, ये A2 है।
अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ए वेक्टर को आपने कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया था, A1 E1 प्लस A2 E2। ये आप पहले ही देख चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट है A1 और A सुपरस्क्रिप्ट 1 A सुपरस्क्रिप्ट 2, ये कैसे है, कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब मुझे किसका बिहेवियर देखना है कि ये बिहेव कैसा करते हैं, ये जो कंपोनेंट है जो मुझे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से मिले हैं, ये कंपोनेंट कैसा बिहेव करते हैं। तो A सबस्क्रिप्ट 1 मैं इसको देख रही हूँ। ठीक है, इसको देखने के लिए A1 कैसे निकालेंगे आप, तो A1 कैसे मिलेगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है तो हमें पता है A डॉट E1। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे तो A का मैग्नीट्यूड E1 का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, ये जो एंगल रहेगा ये एंगल ये रहेगा थीटा। ठीक है, तो E1 तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या है, A का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ और कॉस ऑफ थीटा, ये तो क्या हो जाएगा A का प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ठीक है, अलोंग द x1 एक्सिस, तो ये क्या मिलेगा, कंपोनेंट A1। तो वो ठीक है, तो इसका मतलब A1 कंपोनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर A डॉट E1, और A2 कंपोनेंट को आप कैसे लिख सकते हैं, A वेक्टर डॉट E2। जो ये कंपोनेंट है A2, इसको कैसे निकालेंगे, A इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे E2 के साथ। अब A वेक्टर की मैं यहाँ से इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू रख रही हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास A1 ये कितना है, वेक्टर A डॉट E1। अब A वेक्टर की आप वैल्यू रखिए कॉन्ट्रावेरिएंट की फॉर्म में, हमने इसको इतना लिखा था A1 A2 E2 डॉट E1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए A1 E1 डॉट E1 प्लस A2 E2 डॉट E1। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम नहीं है, सॉरी ये क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x1 और x2 एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं है। ऑर्थोगोनल नहीं है तो इनके अलॉन्ग जो बेसिस वेक्टर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ आप E2 डॉट E1 आप 0 कर दे, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो आप इनको एज इट इज़ रहने देंगे। अब सेकेंड कंपोनेंट निकाल लेते हैं A2। तो A2 कैसे निकालेंगे, A2 जब आप करेंगे तो ये कितना देख सकते हैं, A डॉट E2। ठीक है, A की वैल्यू रख दीजिए A1 E1 प्लस A2 E2 डॉट E2। अब यहाँ पर क्या आएगा, A1 E1 डॉट E2 प्लस A2 E2 डॉट E2। ये आ गया सेकेंड कंपोनेंट, इस तरीके से आ गया। ठीक है, आपको अब ये इनको नेमिंग कर दीजिए, ये सेकेंड ये थर्ड इसके लिए। ठीक है, कोवेरिएंट वेक्टर में हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन हमने नाम दे दिया, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हमने A1 और A2 निकाल लिए, अब हमको देखना है कि अगर हम इन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करें तो क्या होता है। तो फिर से हम T से T डैश पे चलते हैं और हम क्या करेंगे, E1 डैश जो है उसको तो E1 ही ले रहे हैं, और जो E2 डैश है उसको हम कितना डिफाइन कर रहे हैं, 2 टाइम्स E2। मतलब न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस वेक्टर है E1 डैश E2 डैश। सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम एग्जांपल की हेल्प से समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो का वही हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले सेकेंड इक्वेशन में आप रखिए कि A1, तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप A1 को देखोगे तो ये इसका भी ये भी चेंज हो जाएगा, ये कुछ A1 डैश मिलेगा। तो हम देखते हैं कि ये कितना चेंज हो रहा है, तो देखिए इसके कंपोनेंट भी चेंज होंगे, A1 डैश E1 डैश E1 डैश प्लस A2 डैश E2 डैश E1 डैश। मतलब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कंपोनेंट देख रहे हैं, तो सब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको मिलेंगे, अलग चेंज होंगे। तो हम चेंज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डैश से या फिर बार यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अब A1 डैश, ठीक है उसका हमें नहीं पता, लेकिन E1 डैश की वैल्यू हमें पता है E1 है, और E2 डैश की 2E2, तो उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं A1 डैश E1 प्लस A2 डैश 2E2 और E1, ये आ गया A1 डैश आपके पास। ठीक है, A1 डैश को मैं फिर से लिखती हूँ, A1 डैश कितना आया, A1 डैश मतलब A सुपर स्क्रिप्ट 1 डैश E1 प्लस A सुपर स्क्रिप्ट 2 डैश, ये 2 टाइम्स है तो 2 को मैं आगे ले जाती हूँ, E2 E1, इसको बोल दीजिए फोर्थ। अब फोर्थ को आप जब आप देखेंगे तो A1 डैश, अब हमने देखा था कि A1 डैश किसके इक्वल था, A1 के। कॉन्ट्रावेरिएंट में आपने देखा था
तो ये तो सेम A1 आ रहा था, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ था, ये E1 डॉट E1। और A2 डैश को आपने देखा था कि वो कंपोनेंट क्या हो गया था, हाफ हो गया था, ठीक है। A2 डैश आप पीछे जाके देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए A2 डैश कितना हो गया था, A2/2, और A1 डैश और A1 सेम थे, ठीक है। A सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, जब मैं कॉन्ट्रा वेरिएंट यूज़ कर रही हूँ तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट है, तो A2 डैश को आप क्या लिख सकते हैं, A2/2 और E2 E1। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, A सुपर स्क्रिप्ट 1 E1 E1, A सुपर स्क्रिप्ट 2 E2 E1। अब इसको ध्यान से देखिए और 2 से कंपेयर करिए, A1 E1 E1 A2 E2 E1। इसका मतलब ये तो किसके इक्वल है, A सबस्क्रिप्ट 1, तो हम निकाल रहे थे A सबस्क्रिप्ट 1 डैश, इसका मतलब A1 जो है A सबस्क्रिप्ट 1 वो तो सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, एज इट इज़ ट्रांसफॉर्म होके भी वो वैल्यू सेम है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले बेसिस वेक्टर को सेम रखा है। अब हम देखते हैं कि A2 जो है, जो इक्वेशन 3 है, वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो हम मान लेते हैं A2 जो है A सबस्क्रिप्ट 2 वो ट्रांसफॉर्म होके A2 डैश बन रहा है। अब आप वैल्यूज़ यहाँ से रखिए, यहाँ पर A1 है तो वो चेंज हो जाएगा, वो कितना मिलेगा, A1 डैश, E1 चेंज होके E1 डैश, E2 चेंज होके E2 डैश, फिर आप A2 चेंज हो जाएगा A2 डैश, E2 भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर A सुपर स्क्रिप्ट डैश E2 सुपर स्क्रिप्ट E2 डैश E2 डैश। अब आप वैल्यूज़ रख लीजिए, A1 डैश, E1 डैश तो E1 है, E2 डैश कितना है, 2E2 है, A2 डैश आपको पता है चेंज होके कितना मिला था, A सुपर स्क्रिप्ट 2/2, इस तरीके से ही चेंज हुआ था, ये मैं पिछली वैल्यू यूज़ कर रही हूँ, ये हुआ था 2E2, E2 डैश कितना है 2E2, और फिर से E2 डैश है तो ये हो गया 2E2। अब आप थोड़ा इसमें देखिए, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। A1 डैश आपने देखा है A1 ही मिलने वाला है, तो मैं A1 रख लेती हूँ, E1 E2 प्लस A सुपर स्क्रिप्ट 2 E2 डॉट E2, ठीक है, ये कितना आया, A2 डैश। अब आप इक्वेशन जो 3 है इसको देखिए, A1 E1 डॉट E2 ये 1 है, ठीक है, और A2 E2 डॉट E2, तो यही सेम एक्सप्रेशन है, तो ये किसका है, A सबस्क्रिप्ट 2 का। इसका मतलब A2 डैश जो है ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है, 2 टाइम्स A2। तो हमने बेसिस वेक्टर को कैसे चेंज किया था, E1 डैश किस में चेंज, E1 डैश को E1 ही रखा था, और E2 डैश को हमने कैसे रखा था, 2 टाइम्स E2, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, डबल किया है बेसिस वेक्टर को। तो जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपने देखा कि A1 डैश ट्रांसफॉर्म हुआ है A1 पे ही, और A2 डैश जो है वो हुआ है 2A2। इसका मतलब जब बेसिस वेक्टर को डबल किया जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी डबल हो रहे हैं, इसका मतलब ये सेम मैनर में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहा है। तो ये कंपोनेंट जो है A1 और A2 ये कैसा बिहेव करेंगे, कोवेरिएंट कंपोनेंट कहलाएंगे ये, क्योंकि ये कोवेरिएंट कंपोनेंट है तो इनके लिए जब हम नोटेशन रखेंगे तो वो सब स्क्रिप्ट में रखेंगे, इसलिए मैंने A सब 1 A सब 2 रखा है, ये यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम मतलब इस तरीके से हमने देखा कि कोवेरिएंट वेक्टर के कंपोनेंट और कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर के कंपोनेंट किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं अंडर द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल हमने लिया था इसकी हेल्प से समझने के लिए। तो टेंसर जो है वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लॉज को फॉलो करता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लॉज हैं जिनको कोवेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट टेंसर और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर रखते हैं, जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।